Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and this is our GS2 का analysis. Now GS2 was again moderate to tough. बहुत ही कम डायरेक्ट क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन ही थे इनफैक्ट जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे हुए थे। बाकी सब में सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हें आएगा कि 15 मार्कर्स को 3 पेज में कैसे लिखना, कंटेंट कैसे जनरेट करना और उन्हें कैसे लिखना। ऑलराइट, तो हम हर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस की अप्रोच रहनी चाहिए। बट इन माय ओपिनियन दिस इज अ मॉडरेट टू टफ पेपर, एनालिटिकल पेपर है ये, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो अगेन पॉलिटी GS2, हाफ ऑफ GS2 इज ऑलवेज अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी मेक्स अप द मोस्ट ऑफ द सिलेबस। वही किया उसने, 5 10 मार्कर, 5 15 मार्कर, 125 मार्क्स का। फिर जो IR का हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 2 15 के, सेम ही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। बस अब वो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में यूजुअली 3 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन को उसने इंटरलिंक कर दिया गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाले को। ठीक है, सो मोर और लेस ट्रेंड सिमिलर ही था, बट इस बार एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। GS2 का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ज़्यादा वो एनालिटिकल चीज़ें पूछ रहा है। ऑलराइट, IR वाज रिलेटिवली ईजियर, कुछ चीज़ें बहुत आसान थी IR में, एंड गवर्नेंस में भी कुछ चीज़ें आसान थी, बट पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो अब ज़्यादा एनालिटिकल हो गया है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये हमेशा काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था, 2 3 साल से ये कंटेम्प्रेरी इशू बना हुआ था, साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, बट वो पूछ नहीं रहा था। अब स्पेसिफिकली उसने आकर पूछ लिया। क्यों? अभी हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इनका पैनल बना था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज। तो हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन जनरल जो कमिटीज ने सजेशन दिए वो भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू, उसके बाद हम स्पेसिफिकली जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसके फ़ायदे होंगे, उन सब चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट ऐसे ही हम कर सकते थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, साइमल्टेनियस इलेक्शन चलते हुए आ रहे थे, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का अभी प्रपोजल किया है, रामनाथ कोविंद पैनल बना था, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या हमें करना है। ठीक है, तो क्या हमें मेरे साथ इश्यूज़ हैं? सबसे पहला वही हाई कॉस्ट, हाई बर्डन रहता है। फिर पॉलिसी डिसरप्शन, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हर 6 महीने में, कभी स्टेट इलेक्शन, कभी कोई इलेक्शन, जिससे MCC होता है और इट लीड्स टू पॉलिसी डिसरप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी। ठीक है, फिर देयर इज़ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब यही सारी बातों को लेकर बहुत सारी कमिटीज़ बनी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है? उसने कुछ बोला स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से लेकर बाकी अलग-अलग चीज़ों पर बोला। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी, उसने भी पार्शियल स्टेट फंडिंग की बात करी और करप्शन रोकने के लिए सजेशंस दिए। फिर लॉ कमीशन आया, लॉ कमीशन ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करी। ऐसे ही हमारा NCRWC ने भी इसकी बात की। फिर अपनी नीति आयोग का डिस्कशन पेपर आया 2017 में, और लास्टली रामनाथ कोविंद पैनल, इन सब ने ही वन नेशन वन इलेक्शंस की बात करी। उसके बाद हम बता देंगे क्या कि उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और वन नेशन वन इलेक्शंस के चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट, पॉलिसी कंटिन्यूटी आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी, बट अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑलराइट, और फिर जो फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल टेनेट है, उसको ये चैलेंज कर रहा है। ऑलराइट, और पॉलिटिकल पार्टीज में इससे रिलेटेड कोई कंसेंसस है ही नहीं और बन भी नहीं सकता वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि सेंटर में अलग चलता है इश्यूज, स्टेट में अलग इश्यूज चलते हैं। ऑलराइट, तो बाकी फिर कंक्लूजन में वी कुड हैव रिटन कि हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, टाइमली इलेक्शंस के लिए, और हमारे
डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऐसा कर कर हम एक बढ़िया-सा इसका कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है? अब इसमें चैलेंज आया होगा बच्चों को कि कमिटीज़ के नाम कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो बाकी जनरल भी तुम्हें लिख देनी चाहिए थी वहाँ पर और पर्टिकुलरली अभी रामनाथ कोविंद पैनल, नीति आयोग, एनसीआरडब्ल्यूसी ये सब लिखे हैं, तो वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट? सो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन था, दिस वाज़ अगेन पॉलिटी से ही, पहले 5 डायरेक्टली पॉलिटी से थे और ऐसे ही पर 15 मार्कर में भी पहले 5 अपने उसने पॉलिटी से पूछे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। अब वो फैक्चुअल चीजें भी पूछनी स्टार्ट कर दी उसने, एनालिटिकल के साथ फैक्चुअल चीजें भी वो पूछ रहा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। एक्ट के प्रोविजन पूछ लिए, फीचर्स पूछ लिए, तो ये सारी चीजें उसने अब पूछनी स्टार्ट कर दी हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले बता दो, दिस वाज़ अ रिलेटिवली ईज़ियर क्वेश्चन। लोक अदालत, आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल्स दोनों क्या हैं? दे आर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म। इससे हम इसको आंसर को स्टार्ट कर सकते थे, इसी से ही करना चाहिए था कि दे आर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म दैट एम टू रिज़ॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। ठीक है? फिर उसने क्या पूछा? डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश करो उनको। या तुम जनरली लिख सकते थे या ऐसा टेबुलर फॉर्मेट में बनाकर लिख देते थे। ऐसे क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्मेट में करना ही ठीक रहता है। वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, फिर उसने वो पूछा अगला पार्ट। ठीक है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं? स्टैट्यूटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर बनती हैं और आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल कब बनती हैं? बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट बिटवीन डिस्प्यूटिंग पार्टीज। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? लोक अदालत वहाँ हमारे सिविल क्रिमिनल कुछ-कुछ मुद्दे छुड़वा रही है, उनको सॉल्व करवा रही है जो आउटसाइड कोर्ट सिस्टम है। और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स मोस्टली हमारे कॉर्पोरेट इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, आईपीआर वगैरह हो गया, इन सब की बातें करती है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए था, प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है? तो लोक अदालत में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन-कौन होते हैं? यूजुअली रिटायर्ड जजेस, सोशल वर्कर्स एंड इसमें आर्बिट्रेटर्स आर चोज़न बाय पार्टीज इन्वॉल्व्ड। फिर जुरिसडिक्शन, प्राइमरी सिविल डिस्प्यूट्स, हाउएवर वो क्रिमिनल भी कोई स्पेसिफिक देख सकती है। ठीक है? यही पूछा था ना उस सब पार्ट में? ऑन द अदर हैंड आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल्स में तो क्रिमिनल केसेस का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल मेथड, लेबर डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें वो देख सकती है। और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स क्या देखते हैं? सिविल कमर्शियल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स, आईपीआर एटसेट्रा। ये बहुत ही सिंपल दोनों का डिफरेंस है। फिर लोक अदालत सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, इनफॉर्मल है और आर्बिट्रेशन यूजुअली फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब बाइंडिंग इफेक्ट, दे आर लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल और आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को ऑब्वियसली यू कैन चैलेंज। ठीक है? तो दोनों का ही पर्पस है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाना, ताकि हमारा कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है, ये भी तुम इंट्रोडक्शन में फैक्ट मेंशन कर सकते हो कि हमारे अभी वेरी हाई पेंडेंसी है, लाखों केसेस पेंडिंग है। आई हैव फॉरगॉटन द एग्जैक्ट नंबर, चेक कर लेना कि मोर देन 1 लाख तो 3 लाख जितना भी था, इतने केसेस अभी अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, मे बी हाई कोर्ट्स में या उसमें, आई डोंट नो, एग्जैक्ट नंबर देख लेना जितना भी था। ठीक है? तो इतने हमारे केसेस अभी इंडिया में पेंडिंग हैं और इसी के लिए ही अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म्स लाइक लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल्स बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है? ऐसा ही हम सिमिलर एक कंक्लूजन बना देंगे कि हमें टाइमली जस्टिस के लिए इनकी ज़रूरत है। ऑलराइट? तो ऐसे इसको ईज़िली हम अप्रोच कर इस पे बहुत अच्छा आंसर लिख सकते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म। अब ये बिल्कुल थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने पड़ेंगे, उसके बिना इसमें क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर तुमने इसमें अच्छे एग्ज़ाम्पल नहीं दिए तो मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है।
तुम्हें वहाँ प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन क्या है, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy। तो तुम कैसे बताओगे? एल्यूसिडेट वैसे ही उसने खुद ही लिख दिया एल्यूसिडेट। ठीक है, तो एल्यूसिडेट में हमेशा एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, एनपीएसआईआर वालों के लिए तो ये ईज़ी रहा होगा, दे वुड हैव नोन दिस वेरी ईज़िली। तो अब हो क्या रहा है? वो कह रहा है सेंट्रलाइजेशन हो रही है, कैबिनेट के पास एक्सेसिव पावर्स आ रही हैं, सारे डिसीजन कैबिनेट ही अपने आप ले रही है, पार्लियामेंट का ओवरसाइट खत्म होता जा रहा है। सबको डेटा पता था, 17% से भी कम बिल्स पास कर रहे हैं कमिटी में, डिबेट डायलॉग और डिस्कशन हो नहीं रही, 80% बजट ऐसे ही पास हो रहा है बिना डिस्कशंस के। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज जैसे जीएसटी का हो गया, फिर फार्म बिल्स हो गया, सीए हो गया, उस पे मिनिमल डिस्कशन हुए, वो अपने आप पास हो गए। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया उधर से, इधर बिल लेकर आए और बिल हुआ पास। नो डिस्कशन, नो डायलॉग, नथिंग। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी खत्म होती है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होता है? कैबिनेट सिस्टम क्या है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो किस पे बेसिस है? यही है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को। ठीक है, बट पार्लियामेंट अपना काम कर ही नहीं पा रही। तो वही उसने पूछा कि सारी पावर क्या कैबिनेट की तरफ टिल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इन इंडिया हमारी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होती है ये पहले बता देना चाहिए था। ठीक है, इन अवर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क parliamentary supremacy refers to the authority of parliament to legislate and oversee the functioning of executive। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स वहाँ मेंशन कर कर आने चाहिए थे। हाउएवर जब से कैबिनेट सिस्टम आया, देयर हैज बीन perceived marginalization of parliament's role as the cabinet has increasingly become the dominant force in governance। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर tilted towards the executive reducing the influence of parliament। this is what is the core demand of the question। यही हमें वहां बताना है। अब ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हो रहा है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हो रही है। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी आ गई, ऑपोजिशन के पास पावर ही नहीं है, ऑपोजिशन डिबेट डायलॉग डिस्कशंस हो ही नहीं पा रही। ठीक है, उसके बाद मार्जिनलाइजेशन कैसे हो रही है, अब वो हम कैसे दिखाएंगे? डिक्लाइन ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन की इश्यूज हैव बिकम सिंबॉलिक। जैसे फार्म लॉज वगैरह पे कोई डिस्कशन हुई नहीं, मिनिमल डिबेट्स, मिनिमम डिस्कशन। फिर क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्री प्रोमलगेशन हो रही है उनकी। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो ओवरसाइट था वो खत्म हो गया, कैबिनेट ने बोला ऑर्डिनेंस ले आओ और इसे पास कर दो। फिर विप सिस्टम एंड पार्टी लॉयलिटी का भी फर्क पड़ रहा है। ऑलराइट, क्योंकि सारे मेंबर्स जो हैं वो बाउंड है विप के थ्रू। उन्हें बोला कैबिनेट ने कि इस पर वोट करना है तो मतलब करना है। ठीक है, फिर कमिटी का रोल डिस्कशन हो रहा है। जो हमारी कमिटीज है उनको बिल रेफर ही नहीं हो रहे, उसका कितने परसेंट ऑफ बिल रेफर्स थे, वो 16-17% जितना भी था वो वहां पर लिख देना चाहिए था। इनफैक्ट इसका एक डायग्राम भी था ना, नंबर ऑफ बिल्स रेफर्स टू कमिटी वाला, वो डिक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, तो कमिटी अंडर यूटिलाइज रह गई, इंपॉर्टेंट बिल्स गए ही नहीं स्क्रूटिनी के लिए। तो दिस हैज वीकेंड द parliament's ability to hold the executive accountable and has led to the dilution of the legislative authority। ठीक है, तो यही चीज लिखनी थी। फिर अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास स्पेस बच रही थी तो तुम्हें कुछ स्टेप्स या मेजर्स लिख देने चाहिए थे कि कैसे हम वो इंश्योर करें, कैसे उसको स्ट्रेंथन करें। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर दिया था, इसमें से हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते थे कि जैसे लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करवाओ। ठीक है, फिर ऑपोजिशन डेज रखो स्पेसिफिकली जहां पर डिबेट डायलॉग डिस्कशन हुए बेस्ड अपॉन एजेंडा सेट बाय ऑपोजिशन। फिर कमिटीज को बिल ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करो, इसमें भी ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करो। ऑलराइट, तो यही सारे कुछ 3-4 मेजर्स लिख सकते थे हम कंक्लूजन से पहले। फिर आ जाएगा हमारा कंक्लूजन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, checks and balances are necessary for healthy functioning of our democracy। और पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? सो ऐसे इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर बन सकता था। ऑलराइट? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पॉलिटी। अब क्या क्वेश्चन था? द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर, कैग पे पूछ लिया, कैग इज नॉट मेयरली टू इंश्योर द लीगैलिटी बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी सॉरी। अब वो क्या पूछ रहा है कि कैग का काम खाली ये देखना नहीं है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बट उसको ये भी देखना है कि जो पैसा खर्चा है हमने वो वाइजली खर्चा है या नहीं, सही तरीके से खर्चा है या नहीं खर्चा। ठीक है, ये नहीं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह हमने कर दिया, वहां पर 100 रुपए की चीज हमने 10,000 रुपए की खरीद ली, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया, तो वो सब चीजें आ जाएगा प्रोप्राइटी में। अब कितने टाइप के ऑडिट होते हैं? फाइनेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट। ठीक है, तो कैग का काम है ये नहीं है खाली देखना कि लीगल एक्सपेंडिचर था या नहीं, बट प्रोप्राइटी भी देखना है। ऑलराइट, तो इसमें बहुत अच्छे तुम्हें एग्जाम्पल्स देने चाहिए थे। अब इसकी स्टार्टिंग तुम डायरेक्टली कर सकते थे, आर्टिकल 148 कैग के बारे में बता देते। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ परमानेंट अकाउंट्स कमेटी का, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये सारे कीवर्ड्स आंसर में हमेशा मेंशन कर दिया करो। ठीक है, अब उसका रोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड लीगैलिटी टू इंश्योर प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पहला हो गया हमारा लीगैलिटी, वो भी बताएंगे लीगल कंप्लायंस के लिए क्या होता है। वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स देखते हैं, सारे ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, फिर वो पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को परमानेंट पीएसी को हमारी प्रेजेंट किया जाता है। फिर सेफगार्ड्स हैं क्या के पास भी कुछ अगेंस्ट इरेगुलरिटीज, वो देखते हैं केसेस वेयर एक्सपेंडिचर्स आर अनऑथोराइज्ड या फिर एक्सीड कर दिए जिसकी लिमिट से भी ज़्यादा। ठीक है, ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो, फ्रॉड ना हो, यही सारी चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया 1 लाख करोड़ का और वहां तुमने खर्चा कर दिया 2 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसका काम है देखना, क्या का। अब इसके अलावा वो ये देखेगा कि जो खर्च किए हैं पैसे वो ज़रूरी थे, ठीक थे या नहीं थे। ठीक है, प्रोप्राइटी का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द एथिकल, एफिशिएंट एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे वो देखते हैं कि एक्सपेंडिचर लीगली जस्टिफाइड था या नहीं था और पब्लिक इंटरेस्ट में था या नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम का केस हो गया, ठीक है, उसमें उन्होंने देखा जो प्राइसिंग मॉडल था, ट्रांसपेरेंटरी था स्पेक्ट्रम एलोकेशन का, उसमें नहीं हुआ ट्रांसपेरेंटली, इसीलिए हमें लॉस हुआ। तो वो ऑडिट के थ्रू ही तो बताया। फिर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो देखते हैं कि जो हमारे पब्लिक फंड हैं वो इकोनॉमिकल एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो रहे हैं या नहीं। जैसे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के केस में उन्होंने बताया, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कि कॉस्ट ओवररन्स का इशू है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स है और वही बताया कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखनी थी और वहाँ तुम पर्टिकुलर एग्जाम्पल डालकर आ सकते थे। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के एग्जाम्पल हो गया, फिर डिफेंस डील्स में उसने कुछ बताया है कैग ने। ठीक है, अब ये इसीलिए ही तो चल रहा है क्योंकि हर चीज़ में कैग, इसीलिए तो बोलते हैं कि कैग से ऑडिट करवाओ। बोलते हैं राफेल में कैग से ऑडिट करवाओ, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका ऑडिट करवाओ। ठीक है, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई भी है, हर चीज़ में कैग ऑडिट कर कर देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट में ये लिख सकते थे कि इस चीज़ का पर्पस क्या है और उससे हमारा क्या अचीव हो रहा है, कि वो गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स की तरह ट्रूली काम कर रहा है। ठीक है, इंश्योरिंग दैट द स्पेंडिंग इज अप्रोप्रिएट, जस्टिफाइड एंड अलाइंड विथ पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हमारा पॉलिटी से, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग, analyze the role of local bodies in
प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल पर गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब लोकल बॉडीज में क्या क्या आएगा? हमारा यहाँ पर पीआरआई 73rd 74th वाले दोनों आ जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज भी, रूरल लोकल बॉडीज भी, दोनों आ जाएंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया किसकी बात कर रहा है। ऑलराइट, एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद अर्बन लोकल बॉडी। अब ये देखो क्या उसने क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें पूरा वहां दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितने पॉइंट्स लिख कर आओगे। बेनिफिट सोचो, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर दो बॉडीज को अगर हम मिला दें। ठीक है, क्या बेनिफिट होंगे उसके? इंटीग्रेशन हो जाएगी सबसे बड़ी बात तो, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, दोनों के रिसोर्सेज एक साथ आ जाएंगे, तो फिर वो अपना एफिशिएंटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो हमारे अर्बन चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारी सिंपल चीज़ें, यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, बस एग्जाम्पल के थ्रू इनको तुम जनरल से स्पेसिफिक बना सकते हो। ठीक है, फिर अब उसके कॉन्स क्या होंगे वो आगे हम देखते हैं, विद एग्जाम्पल देखकर समझेंगे, वहाँ ऐसे ही विद एग्जाम्पल लिखकर बताना पड़ेगा, वरना वो बहुत जेनरिक आंसर रह जाएगा। जनरल से स्पेसिफिक बनाने का तरीका है यही है, उसमें रिपोर्ट डेटा एग्जाम्पल्स डाल दो, वो अपने आप जनरल से स्पेसिफिक बन जाएगा। ऑलराइट, तो कैसे स्टार्ट कर सकते थे इसको, बता सकते थे। लोकल बॉडीज कंसिस्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन, पंचायती राज भी आ जाते हैं और म्यूनसिपैलिटीज कॉरपोरेशन आ जाती हैं। दे प्ले अ pivotal role in promoting good governance at the grassroots level. Their primary function is to ensure decentralized governance. क्या ही पर्पस है उसका? बेस्ड अपॉन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पर चलती हैं। ठीक है, तो उनका काम यही है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अचीव करना, फिर वही एक्सेसिबल हो, पार्टिसिपेटरी हो, एफिशिएंट हो। अब क्या है रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, क्या क्या काम करेंगे वो गुड गवर्नेंस में? तो क्या करते हैं, सबसे पहला क्या है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज आ गई तो सिटीजन एम्पावर हो गए, सिटीजन के पास ज़्यादा क्लोजर, वी आर मच मोर क्लोजर टू द सिटीजन्स। ठीक है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा पॉलिसी मेकिंग में, बहुत सारी जगह पर होता है डिसीजन मेकिंग में। ऑलराइट, फिर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी होगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, मीटिंग, सोशल ऑडिट, तो इसके लिए वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस के पैरामीटर सोच लो क्या क्या होते हैं गुड गवर्नेंस के पैरामीटर। रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यही सारे होते हैं ना, और इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? क्या था, यूएनडीपी ने क्या दिए हुए थे, कितने पैरामीटर्स दिए हुए थे? ठीक है, तो वो पैरामीटर्स जाकर पढ़ो, उसी के बेसिस पर यू कुड हैव रिटन। फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, प्रोज ऑफ मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। प्रोज क्या होंगे हमारे, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, सबसे बड़ा फायदा इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर पाएंगे, इट वुड रिजल्ट इन यूनिफाइड रीजनल प्लानिंग, सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, जैसे इन केस ऑफ बेंगलोर बीएमआरडीए कोऑर्डिनेट्स प्लानिंग फॉर बोथ अर्बन एंड सेमी अर्बन। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, जैसे गुरुग्राम के केस में होता है, कहने की बात है, वो होता तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर अगला आ गया हमारा बैलेंस डेवलपमेंट, बट आंसर तुम्हें तो हमें लिख कर आना है कि होता है। ठीक है, फिर क्या है, बैलेंस डेवलपमेंट होगी, जैसे इन केस ऑफ चंडीगढ़, इट कैन हेल्प ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड। क्यों? क्योंकि तुम रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों के साथ मिलकर प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो इट विल लीड टू अ बैलेंस डेवलपमेंट। फिर टैकलिंग urbanization challenges, merging rural and urban bodies can help manage suburban sprawl and ensure better control over rapid urbanization। ठीक है, अब उसके नुकसान क्या है, उसके कॉन्स क्या हैं, अगर दोनों को हम मिला देंगे।
सबसे बड़ा कॉन क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी रहेगी, और ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर जो हमने बात की रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन की वो एक्चुअली ग्राउंड पर हो। क्योंकि गुड़गाँव के केस में अगर हम देखें तो क्या था? एमसीजी आती है और कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गाँव और जीएमडीए। फिर दिल्ली के केस में देखें कितनी सारी एजेंसी थी। डीडीए आ गई, एमसीडी आ गई, ठीक है? पीडब्ल्यूडी आ गई। तो फिर वो सारे एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, डिवीज़न ढंग से हुआ नहीं। बजट का इश्यू रहेगा कि मेरे को बजट नहीं मिला, ये तेरा जुरिसडिक्शन में है, ये तेरे जुरिसडिक्शन में है। वही सब चीज़ें चलती रहेंगी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बने रहेंगे। ठीक है? तो जो अल्टीमेट उसका पर्पस है बैलेंस डेवलपमेंट, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, एफिशिएंट यूटिलाइज़ेशन वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा। ऑलराइट? क्योंकि अब देखो रूरल एरियाज़ की अपनी अलग नीड्स होंगी। अगर हम उसे अर्बन एरियाज़ की नीड्स के साथ कंपेयर करें, मिला दें तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है? तो स्पेसिफ़िक जो रूरल एरियाज़ की नीड्स हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वहाँ पर इश्यूज़ हैं, तो वो रूरल लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा एंड वो एक अच्छी इस पर पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छे रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं इस पर। ठीक है? ऐसे ही दोनों की नीड्स अलग-अलग हैं, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किसी को बेसिक सर्विसेज़ चाहिए। अब उस पे पैसा अगर दोनों को यूनिफ़ाई कर देंगे, तो फिर वो रोज़ यही लड़ाई होती रहेगी। वो कहेगा कि तू पैसा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कहेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में देंगे, पहले तू हमें पीने का पानी चाहिए उसके लिए पैसा दे, एजुकेशन के लिए पैसा दे। ठीक है? अर्बन एरियाज़ में दिक्कत आ रही है पार्किंग, वो कहेगा पार्किंग तो छोड़ पहले पानी तो पिले पीने दो हमें। तो पैसे कैसे डिवाइड होंगे? ठीक है? इसीलिए जब मर्ज भी कर देंगे, तो इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे। फिर ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, टू बिग टू हैंडल हो जाएगा वो, मैनेज ही नहीं किया जाएगा। रोज़ डिसरप्शंस हो रही हैं वहाँ पर, जैसे एमसीडी के केस में हुआ था, ठीक है? इसीलिए फिर एमसीडी को स्प्लिट कर दिया था वापस, ऑलराइट? फिर क्या है हमारा डाइल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, दे माइट लूज़ देयर वॉइस इन अ मर्ज एंटिटी, रिड्यूसिंग देयर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो वही जो गुड गवर्नेंस के हमारे पैरामीटर्स हैं, उन्हीं सबको हम उठाकर लिख देंगे कि वो सब इसके थ्रू अचीव नहीं हो पा रहे। ये सारे हमारे इसमें इश्यूज़ रहेंगे। ठीक है? तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आ जाएँगे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। फिर उसमें वही लिख दो गुड गवर्नेंस वाला ही कि रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो करना चाहिए और इन दोनों बॉडीज़ को हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। कौन-कौन सी कमिटी है, सेकंड एआरसी ने भी बोला है, सबने बोला है कि इनको मोर पावर्स दो, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज़ का इश्यू जो इनका परमानेंट चलता आ रहा है, उसे रिज़ॉल्व करो, ताकि वो ट्रूली हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड लीडिंग टू गुड गवर्नेंस। ठीक है? तो ऐसा इसका हमारा कंक्लूजन बन जाएगा। ऑलराइट? समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया गवर्नेंस से। क्या क्वेश्चन है? पब्लिक charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. मैंने इसे गवर्नेंस वाले सेक्शन में लिए डाला है क्योंकि वहाँ पर एक हमारा टॉपिक है ना डेवलपमेंट इंडस्ट्री वाला, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको गवर्नेंस वाले पार्ट में डाला है। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज़ डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज़ दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज़। अब यहाँ पर ही अगेन हमारी एनालिसिस की गेम बन जाती है। हमें वहाँ एनालिसिस कर कर दिखाना पड़ेगा विद पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स कि कहाँ वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पब्लिक चैरिटेबल
ट्रस्ट हैं वो कैसे एक रोल प्ले कर रहे हैं। सिंपल सा टॉपिक है वैसे, अगर हम समझे तो क्या बात करी है? सबसे पहले पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बता दो, कौन-कौन से एरियाज़ हैं? सर्टेन एरियाज़ में पब्लिक इश्यूज़ क्या हैं हमारे? पहले ये समझो। सर्टेन पब्लिक इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं हम। कौन से हमारे परमानेंट पब्लिक इश्यूज़ चल रहे हैं? वही सारे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? वही सारे हमारे इश्यूज़ चलते हुए आ रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, अब सब में कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है। हमें ऑलरेडी पता है इतने सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, इतने सारे एनजीओज़ हैं, वो सारे यही सोशल इश्यूज़ पर तो काम कर रहे हैं। तो बस वही बोल देंगे कि हाँ, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वो भी इस पर काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इट विल लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम चलते जाएँगे, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ चलते जाएँगे। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सी चीज़, वहाँ पॉइंट्स बनाए जा सकते थे। बस तुम्हें अब वहाँ कुछ ट्रस्ट के एग्ज़ाम्पल साथ में लिख देने हैं। फिलिंग द गैप इन गवर्नमेंट सर्विसेज़, जहाँ गवर्नमेंट आती नहीं, जाना नहीं चाहती, उधर ये आ जाते हैं। जैसे टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर मॉडल लेकर आया इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र। फिर हेल्थ एक्सेस में इम्प्रूवमेंट करवाना, एजुकेशनल एम्पावरमेंट देना, जैसे अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। पॉवर्टी एलिविएशन में हो गया, जैसे सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। गुजरात में थ्रू एसएचजीज़ उनको हेल्प कर रहे हैं बिज़नेस को ग्रो करने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ वुमेन। तो इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? वुमेन का भी फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? फिर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में, हैबिटेट रिस्टोरेशन में, ऑलराइट? तो हर जगह पर ही देयर आर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम्म। फिर इक्विटी वाला हो गया, बच्चों को बचा रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का, उनके अगेंस्ट जो भी इश्यूज़ हैं दे फेस, चाहे किडनैपिंग होती है, जो भी होता है, दे रेस्क्यू थाउज़ेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। फिर इनोवेशन की तरफ हैं और कोलैबोरेशन भी है दोनों में, प्राइवेट सेक्टर के साथ। ऑलराइट, तो यही सारे एग्ज़ाम्पल्स, यही सारी चीज़ों के थ्रू यू कुड हैव ईज़िली रिटन वहाँ पर 8-9 पॉइंट्स बनाकर लिखे जा सकते थे और लिखने चाहिए थे। ठीक है? तो वही लिख देंगे, फिर ये सारी चीज़ों से क्या होगा? सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सारे वही सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करेंगे और ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास लिख दो। अच्छा आंसर बन जाएगा इससे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? पॉवर्टी सोसाइटी सॉरी सोशल जस्टिस का है ये। पॉवर्टी एंड malnutrition क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। अब जैसे ही वो बोले विशियस साइकिल, तो तुम भी अपने आंसर में विशियस साइकिल बनाकर आना। नोट्स में तुम्हें बताई हुई है, बहुत बार बताया है कि पॉवर्टी का जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ विशियस साइकिल बनेगी ही बनेगी। अब तो उसने खुद ही बोल दिया कि विशियस साइकिल बनाती है पॉवर्टी एंड malnutrition एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है? अब उसने फिर क्या पूछा, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल? फिर वो एनालिसिस पूछ रहे हैं कि कैसे उसको तोड़ेंगे। तो पॉवर्टी और malnutrition एक विशियस साइकिल क्यों बन जाते हैं? जब पॉवर्टी होगी, ऑलराइट, तुम्हारी फूड इनसिक्योरिटी रहेगी, खाने को तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, न्यूट्रिशियस फूड खा नहीं पाओगे, मेल न्यूट्रिशन होगा, अंडर नरिश्ड रहोगे, उससे फिर तुम्हारी डिजीज बर्डन बनता जाएगा, डिजीजेस इंक्रीज रहेंगी, तुम एट पार विद अदर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रहेगा, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, हर जगह पर देयर विल बी इम्पैक्ट। ना स्किलिंग ले पाओगे, ना एजुकेशन ले पाओगे। उसके बाद उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इट विल लीड टू लो इनकम और जॉबलेसनेस, जिसकी वजह से तुम वापस गरीब के गरीब ही रह गए। ठीक है? तो यही यही सारी एक विशियस साइकिल बन जाएगी वहाँ पर पॉवर्टी एंड malnourishment की, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल को
इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है? ये विशियस साइकिल वहाँ बनानी मैंडेटरी थी, बहुत ज़रूरी थी, बनाकर आनी चाहिए थी ये। ठीक है? बहुत सिंपल चीज़ है, पॉवर्टी है, खाना नहीं है, मैलनरिशमेंट है, उससे हमारी ह्यूमन कैपिटल नहीं हो रही, डिजीज़ेज़ हो रही हैं, वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एट पार विद अदर्स, ना स्किलिंग है, ना एजुकेशन है, ना जॉब है। फिर इट इज़ अगेन लीडिंग टू लो इनकम, जॉबलेसनेस, वापस से पॉवर्टी, फिर वही साइकिल कंटिन्यू हो रही है। अब इस साइकिल को हमें तोड़ना कैसे है? अब इस साइकिल को तोड़ना ऐसे है जहाँ-जहाँ पर इश्यूज़ हैं, जो-जो ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, इन सबको एड्रेस कर दो, ये अपने आप टूट जाएगी साइकिल। ठीक है, खाने को उसके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करो। कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऐसे प्रोवाइड करेंगे। फूड सिक्योरिटी कैसे देंगे? ऐसे देंगे। मिड डे मील स्कीम तुम्हें पता है चल रही है, ठीक है? आईसीडीएस चल रहा है, ज उससे न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करो मदर को भी, चिल्ड्रन को भी, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल नहीं बन रही, हेल्थ यहाँ पर उसको डिज़ीज़ बर्डन हो रहा है, ठीक है? अब उसको डिज़ीज़ खत्म करनी है तो क्या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाओ उसको। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो चाहिए उसको प्रोवाइड करवाओ किसके थ्रू? आयुष्मान भारत, इंश्योरेंस भी दो उसे, पोषण अभियान लेकर आओ, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है? फिर एजुकेशन में दिक्कत है उसको, ह्यूमन कैपिटल हो नहीं रही, तो एजुकेशन के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान, कौशल विकास योजना, स्किलिंग करवाओ उसकी, ताकि उसका कम से कम इस पर पैसा खर्च हो। उसके बाद कुछ सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स ले आओ, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स के लिए, बाकी एसएचजीज़ को इंक्लूड करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करो और जो हम कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लो कॉस्ट पर उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया जाए, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है? उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर लो, जिससे हमारे पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाएँ। अब यही सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ लिखनी थी विद एग्ज़ाम्पल्स या गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये किया जा सकता है। दिस विल ब्रेक द साइकिल। ठीक है? तो बहुत ही इसका सिंपल अच्छा आंसर बन सकता था, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था ये। ठीक है? ये एक्सपेक्टेड भी था पॉवर्टी वाला क्वेश्चन और उसने पूछा भी इसे। अब इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट यही था, विशियस साइकिल वहाँ पर बनाकर दिखानी चाहिए थी। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ अगेन फ्रॉम हमारा गवर्नेंस। क्या पूछा उसने? द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. तो सबसे पहले ये समझो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होगी? अगर तुम्हें नहीं भी पता, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये क्या इतनी मुश्किल चीज़ पूछ ली, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है ये? तो गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस के क्या पैरामीटर्स होते हैं? कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हों सोसाइटी में, ठीक है? इक्विटेबली सब कुछ रिसीव करें और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन वही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का यही मतलब हो गया, वही उसी की तो बात करें कि ये डॉक्ट्रिन कॉमन सेंस है ये। तो ऐसे ही वहाँ पर तुम्हें अपना दिमाग लगाकर इसका आंसर लिखना है। अब इसका इश्यू क्या है? अब इसकी ज़रूरत क्या है? इट मेक्स इट्स नेसेसरी दैट the public perception of the integrity and commitment of civil servants become absolutely positive. अगर हमारी पब्लिक परसेप्शन ही पॉजिटिव नहीं होगी तो हमारा गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा? अब ये उसने क्वेश्चन क्यों पूछा? क्वेश्चन उसने इसीलिए ही पूछा क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, देयर हैव बीन पर्टिकुलर केसेस जैसे दीदी के केस में हुआ, ठीक है? फिर जो फॉर्मर हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने भी बोला कि 25% आईएएस ऑफिसर्स आर करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट। ऑलराइट, तो अगर यही सारी चीज़ें रहीं, तो क्या होगा? गवर्नेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल ट्रस्ट, लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। लोग सोचेंगे कि भाई ये तो सारे चोर हैं,
इनकी बात नहीं माननी, इनके साथ कोऑपरेशन नहीं करना, तो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ऑलराइट? वो सर्विस डिलीवरी के लिए आएँगे, वो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो रिश्वत खाने आ गया, ठीक है? इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उनका जो परसेप्शन है इन टुवर्ड्स इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहे। अब ये पॉजिटिव कैसा होगा? जब वो कुछ ऐसे अपने पैरामीटर्स दिखाएँगे कि दे वर एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, दे वर एक्टिंग विद कमिटमेंट ऑफ पीपल्स गुड। जैसे कितने सारे ऑफिसर्स ऐसे एक्ट करते हैं, आर्मस्ट्रांग पामे हो गए, ठीक है? जस्ट वन एग्ज़ाम्पल पीपल्स रोड बनाई मणिपुर में, बहुत सारे अच्छे-अच्छे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो दे आर डूइंग इनक्रेडिबल स्टफ फॉर इंडिया, ठीक है? हाउएवर कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है? तो इसीलिए जब एक अच्छा परसेप्शन बनेगा टुवर्ड्स देयर इंटीग्रिटी हमें पता रहेगा कि हाँ, वो हमारे भले के लिए ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हैं, इंटीग्रिटी है उनके पास एंड दे आर कमिटेड टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, तभी हम उन पे ट्रस्ट करेंगे और तभी एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना रहेगा अच्छा। ऑलराइट? तो अब इसको आंसर को कैसे लिखना चाहिए था? तो पहले बता दो कि क्यों हमारे लिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं, पहले उससे बता सकते हैं। ठीक है? तो बता दो कि डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज़ बेस्ड अपॉन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसे इफेक्टिवली चलने के लिए पीपल मस्ट हैव फेथ इन द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स सिविल सर्वेंट्स। क्यों? बिकॉज़ दीज़ ऑफिशियल्स प्ले अ पिवटल रोल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी, मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक। अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी में लोगों ने मना ही कर दिया कि आईएएस, आईपीएस आए, उन्होंने बोला कि भाई तुम क्यों कौन होते हो? हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम तो सब चोर हो। ठीक है? वही फिर क्योंकि उनका परसेप्शन खराब है। बट उन्हें पता है अगर दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, ठीक है? तो वो अल्टीमेटली वहाँ कोऑपरेट करेंगे। इसीलिए उनका परसेप्शन होना ज़रूरी है। अब देखो, ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, ऑलराइट? अगर ट्रस्ट होगा तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। व्हेन दे आर परसीव्ड एज ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड कमिटेड, पब्लिक ट्रस्ट स्ट्रेंथन व्हिच इन टर्न एनहांसेस डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आएगी उसमें। ऑलराइट? फिर क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इफ पब्लिक परसीव्स देम एज करप्ट और सेल्फ सर्विंग, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स वीकन लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड गवर्नेंस फेलियर्स। ऑलराइट? फिर इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी दे विल बी नीडिंग द सपोर्ट ऑफ पीपल, ठीक है? इफ पीपल बिलीव दैट ऑफिशियल्स आर कमिटेड, अच्छे हैं, देन दे विल कम आउट, दे विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। जैसे स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल दे सकते थे कि उसकी सक्सेस क्यों हुई? बिकॉज़ एवरीवन रियलाइज़ कि हाँ, इसमें हमारा भी फ़ायदा है एंड एवरीवन इज़ सेइंग द राइट थिंग। सिविल सर्वेंट्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें टू मोबिलाइज द कम्युनिटीज, ठीक है? अब ऐसे हो गया जैसे आईएएस प्रशांत नायर वाला था, ऑपरेशन सुलेमानी, कंपैशनेट कोझिकोड, ठीक है? या फिर आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, या फिर जन मैत्री केरला में। अब ये सारे सक्सेसफुल तभी हुए ना बिकॉज लोगों में परसेप्शन था कि हाँ, दीज ऑफिशियल्स आर ऑनेस्ट, they are working for the benefit of society, for the benefit of community, तभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, तभी गवर्नेंस तभी चल पाएगी ना जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी। ऑलराइट? तो इसीलिए वहाँ इन सब एग्जांपल्स के थ्रू समझा देना चाहिए था कि हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट और इस फ्रेमवर्क के लिए परसेप्शन पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सो ऐसा हम उधर कंक्लूजन डालकर बता देते। ठीक है? प्रिटी सिंपल किया जा सकता था बट अगेन इसमें तुम्हें वहाँ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझाना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आईआर से।
क्या क्वेश्चन है? द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन। अब कितना पुराना क्वेश्चन, 2-3 साल से ये इशू चल रहा है और उसने अब इस पे बनाकर पूछा है। कोविड के टाइम से ही ये इशू चलता हुआ आ रहा है। क्वाड बना और वो सारी चीज़ें हुई, हमें पता है, पीएसआईआर वालों को तो स्पेसिफिकली पता है क्या, चाइना के लिए यूएस कैसे देख रहा है हमें, ऑफशोर बैलेंसर की तरह। ग्लोबल स्विंग स्टेट बन गई है और सब देख रहे हैं कि इंडिया विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडो पैसिफिक टू बैलेंस चाइना। और ये इसकी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारी जो वैल्यूज़ हैं और फीचर्स हैं वो वैसे अलाइन होती है। एंड ठीक है, तो अब उसने देखो 2 पार्ट पूछे। अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना सप्लाई चेन, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। फिर एंड एज़ अ स्ट्रैटेजिक अलाई टू काउंटर चाइनाज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो हमें ये भी बताना है सप्लाई चेन में कैसे रोक रहे हैं और चाइना की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए हम क्यों स्ट्रैटेजिक अलाइ हैं उनके। तो ये भी बताने की ज़रूरत है। तो बता दो कि हम एक की प्लेयर हैं इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, जहां हम एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड टू काउंटर बैलेंस चाइना का। स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, इंडिया की लार्ज मार्केट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेक्स इट्स एन अट्रैक्टिव पार्टनर, ऐसा हम इंट्रोडक्शन में वहाँ लिख सकते थे। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन सप्लाई चेन में, क्यों कोविड के टाइम से ही वी हैव सीन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। कोविड 19 ने एक्सपोज कर दिया कि अगर पूरी सप्लाई चेन ही ठप हो गई, चाइना पर रिलायंट हुई तो क्या होगा, नो वन विल एबल टू वर्क। ठीक है, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बनी, बहुत सारी कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट कर दिया। अब उसमें प्लस वन में इंडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसीलिए हमारी जैसे पीएलआई स्कीम आई, उसका पर्पस यही था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए। जैसे एप्पल के प्लांट्स लग गए, फॉक्सकॉन भी आ गया, ठीक है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों का यही पर्पस था। फिर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन, वही सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। अब उसको हम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बन रही है, डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, जो इंडो पैसिफिक में चाइना अपनी असर्टिवनेस कर रहा है, उसे हम बैलेंस कर रहे हैं वाया क्वाड। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम रेगुलरली, इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। फिर उसको बीआरआई को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एशिया अफ्रीका में। ऑलराइट, जैसे G7 का था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें इंडिया विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर और कैसे बैलेंस करना है उसको, क्या ज़रूरत है हमें, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट इज़ वे टू हाई। इंडिया, यूएस, जापान, सॉरी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का बजट मिला दो, चाइना का डिफेंस बजट इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यूएस ने मेजर डिफेंस पार्टनर बना दिया, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव चलाया, तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी वो कर रहा है। फिर इंडो पैसिफिक में उसकी डोमिनेंस को रोकने के लिए वी आर डूइंग इट, ऑकस बनाया। ठीक है, ऐसे ही यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, परमानेंट सीट की बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए आईसीईटी बनाया और इकोनॉमिक टाइज़ के लिए, सप्लाई चेन के लिए हमने क्वाड में भी इनिशिएटिव लिया और इसके अलावा आईपेफ भी बनाया। ठीक है, इन सभी में इंडिया विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू बैलेंस चाइना। अब इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट बस यही है दैट वी शुड नॉट बिकम द पॉन इन ग्रेट पावर राइवलरीज। हमें ये सब चीज़ें करनी है बट अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस पर ही एक्ट करना है। ठीक है, सिंपल चीज़। बिकॉज़ इंडिया ये नहीं चाहता, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, हमें पीसफुल राइज़ ही चाहिए। पीसफुल, कोऑपरेटिव, रूल प्लेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इंडो पैसिफिक
एशिया यही चाहिए हमें। ठीक है? सो ये हो जाएगा इसका हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल। आईआर पे क्या पूछा उसने? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। Critically analyze India's evolving diplomatic, economic, and strategic relations with Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional और global geopolitics। तो हमें इंडिया के उसके साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक तीनों रिलेशन समझाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो हाइलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस एंड रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन है, उनकी क्यों सिग्निफिकेंस है रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। फिर हम सेकंड पार्ट में बता देंगे कि इंडिया का कैसे कैसे उनके साथ रिलेशन है। तभी फ्लो बनेगा आंसर पे। ठीक है, पहले हम ये बता दें उसके बाद सी आर की सिग्निफिकेंस बताएं, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो बता दो। एशियन सेंचुरी है, 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, सेंट्रल एशिया विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? उसकी जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों है? ग्लोबल ब्रिज है, मैकिंदर ने भी बोला था, और इट कनेक्ट्स एशिया को यूरोप से, तो कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एनर्जी पावर हाउस, यूरेनियम, नेचुरल गैस, वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब आता है हमारा फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है हमारे? हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जैसे सेंट्रल एशिया डायलॉग, फिर अभी सेंट्रल एशिया समिट हुई थी हमारी, और सेंट्रल एशिया का हमारी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन 4 सीज: कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड काउंसलेट्स। आसियान के साथ 3 सी है ना, इसका है हमारा 4 सी, तो वो भी लिख देना चाहिए था। इकोनॉमिक रिलेशंस वी नो, तापी पाइपलाइन हो गई एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फिर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, आईएनएस टेसी आ गया। इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में हम कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, जैसे रैट्स अंडर एससीओ। रीजनल स्टेबिलिटी में भी रोल प्ले कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाला भी हो गया डायलॉग जो होता है। ठीक है, हाउएवर उसमें इश्यूज क्या है हमारा? जियोपॉलिटिकल राइवलरी सबसे बड़ी है चाइना के साथ। चाइना वहां पर डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हमें अपनी ओन स्पेस वहाँ कार्व आउट करनी है, फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, हमें स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट करनी है बेस्ड अपॉन वही 4 सीज एंड कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो हमारी है। ठीक है, सो ऐसे इसका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन इजी, पीएसआईआर वालों के लिए तो वैसे ही इजी होगा ये, एक्सपेक्टेड था ये पीएसआईआर में। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 10 मार्कर्स कंप्लीट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इज अगेन फ्रॉम पॉलिटी, सिंपल। ठीक है, अब देखो उसने स्पेसिफिक जाकर एक एक्ट का नाम पूछा, उसके पर्पस पूछे, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसेंटली पास एंड इन्फोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। अब देखो इन सारे क्वेश्चन में अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता ना, तो तुम उसे स्मार्टली टैकल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी मैं बताता हूँ। फिर क्या पूछा? वेदर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट एग्जामिनेशन टू आर कवर्ड या नॉट। अब इशू क्या चल रहा था? हर रोज पेपर लीक हो रहा है, कभी नीट, कभी पुलिस, कभी एसएससी, कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जा रहा था। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट लेकर आई ये। अब ऐसी चीज़ हमेशा हमें इंट्रोडक्शन में बता देनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर कर। ठीक है, हमेशा ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना बहुत अच्छा आंसर बनकर आएगा। ठीक है, अब एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स मान लो तुम्हें नहीं पता, एक बार के लिए सोच लेते हैं तुम्हें स्पेसिफिक फीचर्स नहीं पता। एक्ट का नाम तो पता है, क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्वियसली जो भी एक्ट्स होते हैं उसमें हर चीज़ ना डिफाइन की होती है। अगर तुम कभी भी गैजेट पढ़ो तो ये एक्ट क्या करेगा, अभी पहले सोच के देखते हैं, एक एक वर्ड तोड़ के देखते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन हो सकता है इसने बताया हो सकता है ना बताया हो।
ठीक है, अभी अज्यूम कर लेते हैं बता रहा है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया कि जो भी हमारे पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स हैं उन्हें रोकना। ठीक है, टू चेक। तो दूसरा गोल क्या हो गया, प्राइमरी गोल क्या हो गया हमारा, टू चेक यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, पेपर लीक रोकना। ठीक है, तो हमारा पहला पर्पस इस एक्ट का यही है, एम और ऑब्जेक्टिव, कि हमें अनफेयर मीन्स का यूजेज रोकना है, पेपर लीक्स एक्सेट्रा रोकने हैं। ठीक है, अब उसके बाद पेपर लीक तो रोक लिया, अब जिसने पेपर लीक किया उसके साथ क्या करना चाहिए, उसे मेडल देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए या जेल में डालना चाहिए? ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए, तो वो बताएगा क्या क्या क्रिमिनल एक्शन होने चाहिए। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या क्या होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। सोच कर देखो, ऐसे क्रोनोलॉजी बनाकर सोचो, यही तुम्हारा पर्पस है, यू हैव टू थिंक। फिर क्या करेगा, चलो अब बता दिया, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी ले लिया। फिर हमेशा ऐसे एक्ट्स में वो एक ना एक बॉडी बनाता है ओवरसी करने के लिए कि जो है सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक वो नोडल बॉडी बना देगा। फिर उसका पर्पस क्या है कि अब तो तुमने कर ली चीटिंग, आगे से कभी चीटिंग हो ना, डिटरेंस। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन कौन कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी, एसएससी, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब जो जो ये एग्जामिनेशन करवाएंगे वो सारी पब्लिक बॉडीज बन जाएंगी। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन वो डिफाइन करेगा कि पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडीज आ गई, डेटरेंस आ गई, उसने एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई टू ओवरसी एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा क्रिमिनल एक्शन लेंगे हम, जो जो ये एक्ट करेंगे उनके अगेंस्ट, और अनफेयर मीन्स को चेक करना इज द प्राइमरी पर्पस। ठीक है, अब इसके अलावा और सोचो, और क्या फीचर्स हो सकते हैं। अब क्यों चीटिंग होती थी, क्या क्या होता था कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं उसमें वो सर्विस प्रोवाइडर ही हैक करवा देते थे। बच्चा बाहर बैठा हुआ है, बच्चा बाहर कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा और ऑटोमेटिकली उसके आंसर्स फिल हो रहे हैं। तो इसमें जो भी एग्जामिनेशन में सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंपनीज हैं, उन सबको ओवरसी करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक है, तो क्या बेसिक पर्पस हो गया, अनफेयर मीन्स को, चीटिंग को, मैल प्रैक्टिसेस को रोकना, पेपर लीकेज को रोकना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लेकर आना अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, फिर एक डेटरेंस बनाना, एक स्पेसिफिक बॉडी बनाए ओवरसी करने के लिए, पब्लिक बॉडीज हम डिफाइन कर दे जो जो इस एक्ट में कवर होगी, पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है वो बता दो, सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटेबिलिटी ले आओ। तो ऐसे तुम अपना दिमाग लगाकर वहां सोचकर लिख सकते थे चीजें, अगर बिल्कुल भी नहीं आता, तुमने एक्ट पढ़ा भी नहीं तो भी, क्योंकि ये जनरल स्टडीज यही तो है। इतनी तो तुमने पॉलिटी पढ़ ली, इतने एक्ट तुम पढ़ चुके हो, सब समझ में आ चुके तुम्हें कि अब किस एक्ट का क्या पर्पस होगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, मान लो मैं पूछ लूं, तो क्या है उसका पर्पस, यही है सेक्सुअल हरासमेंट रोकना, उसके लिए कमेटी बना देगा वो, कंप्लेंट कमेटी, स्पेसिफिक राइट्स दे देगा, पेनल्टीज दे देगा, सिंपल। तो ऐसा ही हम इसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं। तो इंट्रो में मैंने बोल दिया, वही हम बता देंगे, नीट नेट पेपर लीक हो रहे थे, पर्पस इसका यही है, चीटिंग वीटिंग रोकना, मैल प्रैक्टिसेस रोकना। ठीक है, नीड क्या है इसकी बता दिया, एम एंड ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन लीकेज रोकना, चीटिंग मैल प्रैक्टिस रोकना, सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंडर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड नेशनल टेक्निकल कमिटी ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन। ये हाई लेवल कमिटी बनाएंगे to enhance the security of computerized exam. It will develop protocols डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें से 90% चीज़ें तुम अपना दिमाग लगाकर लिख सकते थे। स्पेसिफिक वहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी, 5 साल की पेनल्टी, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना किसी को याद रह सकती है, ना वहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। ये भी तुम लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा, बिकॉज़ यू आर राइटिंग द राइट थिंग। ठीक है, तो ऐसे बेसिस पर इसको हमें अप्रोच करना चाहिए था। हम बता देंगे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है, एक्ट की क्यों ज़रूरत है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन में इज़ डिफाइंड एज़
कंडक्टेड बाय अथॉरिटीज़ उसने कुछ शेड्यूल में लिख दी हैं, कौन-कौन सी बॉडीज़ हैं और बाकी गवर्नमेंट भी नोटिफ़ाई कर सकती है। अब सीबीएसई का पेपर लीक हो गया तो वो इसमें आएगा या नहीं आएगा? वो भी इसमें आ सकता है। ऑलराइट? तो यही सारी चीज़ें हैं एंड दिस वाज़ डूएबल। ऑल्दो इसमें 3 पेज लिखना थोड़ा मुश्किल है, बट पॉइंट्स इसमें यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है? चैलेंज इसमें यही आएगा कि 3 पेज लिखने कैसे हैं इसमें, इसीलिए इसमें मार्क्स कम मिलेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट टू प्रिवेसी। अब राइट टू प्रिवेसी प्रीलिम्स में भी पूछा है, इसीलिए बहुत बार ऐसा वो करता है कि जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है ना, उसी को ही क्वेश्चन को उठाकर मेंस में भी पूछ लेता है। तो हमेशा प्रीलिम्स का पेपर देख लिया करो, प्रीलिम्स के पेपर से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो राइट टू privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. ओके, ठीक है, कॉमन सेंस, केएस पुट्टस्वामी जजमेंट, पहले वो हम बताएंगे। फिर इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द womb to establish its paternity। ठीक है, तो हमें बताना है क्या-क्या लॉज़ हैं रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम्ब टू एस्टेब्लिश इट्स पैटर्निटी। अब ये कितना मुश्किल है सेकंड पार्ट। स्पेसिफिक लॉज़ हमें क्या पता कौन से हैं भाई? किसी न किसी में तो दिया ही होगा। ठीक है, अब वहाँ पर ये प्रैक्टिकली लिखना सेकंड पार्ट वुड हैव बीन वेरी टफ। ऑलराइट? बट इसके बाद हम जनरल ज्ञान लिख सकते थे कि कैसे उन लॉज़ को प्रिवेसी से बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो राइट टू प्रिवेसी क्या है? इट इज़ अंडर आर्टिकल 21 केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, ऑटोनॉमी, इंटीमेट पर्सनल चॉइसेस, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, फिर हम उसको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं उसमें। अब ये नहीं है कि अगर किसी क्रिमिनल का हमें डीएनए सैंपल लेना है तो वो बोलते हैं कि भाई डीएनए सैंपल मैं क्यों दूँ, ये तो मेरी राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, बट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, सैंक्शन अगर मिल जाए, एक बार अप्रूवल मिल जाए जुडिशरी से, तो इट कैन बी टेकन। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पर भी लग सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड लॉ क्या है और क्या है लीगल फ्रेमवर्क। बेसिकली फ्रेमवर्क और लॉ कुछ स्पेसिफिक अलग से है नहीं, जो हमारे एविडेंस एक्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं उसमें इससे रिलेटेड बात की गई है। डीएनए टेस्ट का पर्पस वही है, पैटर्निटी के लिए, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट्स में कोर्ट्स कैन डायरेक्ट डीएनए टेस्टिंग टू ascertain फैक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स ऑफ पैटर्निटी, हाउएवर दे मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट थी ये, बबानी प्रसाद वर्सेस ओडिशा। तो उसमें कोर्ट ने बोला था जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी डीएनए लेना। ठीक है, उसके अलावा क्या इशू है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है राइट टू प्राइवेसी का। क्यों? अगर हम किसी वुमेन को फ़ोर्स कर रहे हैं कि तू भाई टेस्ट करवा, मुझे पता कि जो तेरे पेट में बच्चा है वो किसका है, डीएनए टेस्ट कराओ। नाउ दिस इज़ हाउ बैड दिस इज़। ठीक है, यू आर वायलेटिंग उसकी प्राइवेसी, उसका कंसेंट। ठीक है, इसीलिए एक राइट बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, यही जुडिशरी ने भी बार-बार बोला है, दे मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसमें तुम क्या लिख कर आओगे? ये सोचो, कुछ लिखने को है ही नहीं। तो अगेन इस आंसर में 3 पेज भरना वुड हैव बीन अ मेजर चैलेंज। कुछ लिखने को है ही नहीं इससे ज़्यादा। बार-बार हम प्राइवेसी और डीएनए की बात कैसे-कैसे कर बताते रहेंगे। ठीक है? एंड में तुम क्या करोगे? एक सॉल्यूशन डाल दोगे। व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट एडॉप्ट कर लो। ठीक है? फिर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बना दो। यही सारी चीज़ें लिख हो सकते थे, फिर कंक्लूजन आ जाएगी। इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी टफ टू राइट 3 पेजेज़ में। ऑलराइट, पहला पार्ट तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं
लिख सकते हैं, उसी को ही थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर सेकंड पेज पर डेट पेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्राइवेसी पे ही बात कर कर पूरा बता देंगे। ठीक है, सो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, फिर पॉलिटी का, व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर स्टेट। ये सिंपल है, एनालिटिकल है, बट सिंपल क्वेश्चन है। समझो, डायरेक्ट फेडरलिज्म पे हर साल क्वेश्चन एक ना एक आने के चांसेस रहते ही हैं, और वही आया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या दिक्कत चल रही है। फिर उसने पूछा, सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, तो पहले उसने पूछा कि क्या हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन में चेंजेस हो रहे हैं। फिर उसने सिंपल पूछा, मेजर्स बता दो। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। आई वाज वेरी हैप्पी कि कुछ तो डायरेक्ट चीज पूछी उसने। तो क्या चेंजेस हैं? पीएसआईआर वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई होगी इस क्वेश्चन को देखते ही, सब कुछ पता है उन्हें। इनफैक्ट पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी अगर तुम्हें पढ़ी पढ़ी है तुमने, तो इसका आंसर यू नो वेरी वेल एंड बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब इसको हम आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि फेडरलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसकी वजह से वी आर क्वासी फेडरल, या हमारी सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर है। ठीक है, एंड जो डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज चलते रहते हैं, इसीलिए हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। ऑलराइट, तो पहले रिसेंट चेंजेस क्या है हमारे, वो बता दो पहले। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, सेंटर स्टेट की पावर डिवाइडेड की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड इश्यूज हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं। एंड हम रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे पहला हुआ है, अब इसमें हमेशा डिवाइड कर देना चाहिए कि फाइनेंस के केस में क्या हुआ, बाकी जो पावर शेयरिंग है उस केस में क्या हुआ, इन द रोल ऑफ अथॉरिटीज, पुलिस फोर्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसे कर कर लिखा जा सकता था। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, शेयर रिड्यूस कर दिया था 42 टू 41%। फिर उसने स्पेसिफिक, अभी जो नया वाला आया था, क्राइटेरिया भी दे दिया था, परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स, जिसको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये तो हमारा शेयर है, मिलना ही चाहिए, इसमें परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट्स की बात कहाँ से आ गई। फिर जीएसटी का इशू था, कंपनसेशन मैकेनिज्म में सबने देखा इशू रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को पैसा दे ही नहीं पा रहे थे। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी लॉज हैं विदाउट द कंसर्न ऑफ स्टेट, विदाउट, बिना स्टेट से पूछे, बिना इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखे हुए, डायरेक्टली दे वर बीइंग डन, बीइंग टेकन। तो स्टेट्स ने बोला हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। एनईपी भी काफ़ी सारी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट नहीं करी थी। फार्म लॉस का इशू एवरीवन सॉ क्या हुआ था। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, तो क्या हो रहा है, वो अपनी पावर्स एक्सपैंड करती जा रही है इन एरियाज ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट भी। फिर क्या हुआ, नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन को चेंज कर कर। तो यही सारी चीज़ें, इसके अलावा जीएसटी काउंसिल, यही कहानी जो हमारी फेडरलिज्म के डिस्प्यूट चल रहे हैं उसकी। फिर इसके बाद हम सीबीआई का भी इशू मेंशन कर सकते थे कि मेनी स्टेट्स आर विड्रॉइंग द जनरल कंसेंट गिवन टू सीबीआई, क्योंकि वो सोच रही हैं कि अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें दे डू नॉट नीड सीबीआई। ठीक है, फिर सजेशंस कैसे इसे स्ट्रेंथन करना है। तो सजेशंस की बात किसने करी है, सजेशंस की बात करी है हमारी सरकारिया कमीशन ने, मुंशी कमीशन ने, सेकंड एआरसी, एनसीआरडब्ल्यूसी, सबने बोला है कैसे हमें रिलेशन स्ट्रेंथन करने हैं। और वहाँ तुम्हें इन कमीशंस का, इन कमिटीज़ का नाम लिख कर आना बहुत ज़रूरी था। तुम सीधा अपने पॉइंट्स लिखो कि कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, साथ में लिख दो एग्जाम्पल, ऊंची कमीशन ने ये बोला, सरकारिया ने ये बोला कि परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाकर रखो, गवर्नर का टेन्योर डिस्टर्ब मत करो, स्टेट्स को ज़्यादा पावर डिवॉल्व करो, फाइनेंसेस डिवॉल्व करो, उनको लोकल गवर्नेंस स्ट्रेंथन करो। ठीक है,
यही सारी चीज़ें आएँगी और साथ में इनका नाम एग्ज़ाम्पल्स में लिखना चाहिए था कमिटीज़ का, कमीशन्स का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस आंसर के लिए। फिर फाइनेंस कमीशन रिफ़ॉर्म करो, इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, स्टेट को पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन में लेकर आओ, डिसेंट्रलाइज़ेशन करो, कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म थ्रू नीति आयोग एंड स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, फंक्शनरीज़, वही सारी चीज़ें आ जाएँगी। ऑलराइट, तो इसका बहुत अच्छा एक आंसर बन सकता था। ठीक है? फिर हम बता देंगे, कंक्लूज़न बता देंगे हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म की ज़रूरत है, सबका साथ सबका विकास की ज़रूरत है। ऑलराइट? तो ऐसे इसका आंसर लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पीआईएल इन इंडिया। दिस इज अगेन पॉलिटी का। पीआईएल क्यों बढ़ रहे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। तो हम इसमें क्या करना चाहिए था? पहले बता दो पीआईएल का पर्पस क्या है, फिर क्यों वो ग्रो हो रही है। ये हो गया हमारा पहला सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट आएगा, हैज इट इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। फिर इसके बाद हम थर्ड सब पार्ट में ये भी बता देंगे कि नो, अभी भी उसकी पावर्स लिमिटेड हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो वो कर नहीं पा रही। उसने एक बार बोल दिया, बट ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? ब्यूरोक्रेसी को करना है, स्टेट्स को करना है, सेंटर को करना है। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोर्ट के बोलने से क्या होता है? ठीक है, तो रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पीआईएल क्या है? एक्सेस टू जस्टिस, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को देखा हमने कैसे इजीली जस्टिस मिल जाता है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की बढ़ता जा रहा है, उसी के लिए पीआईएल का रोल इम्पोर्टेंट हो गया है। विद रिस्पेक्ट टू हमारी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बचाने का काम जुडिशरी कर रही है। विशाखा के केस में हमने देखा, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस। फिर आर्टिकल 21 का भी स्कोप एक्सपैंड कर रही है टू प्रोटेक्ट अवर राइट्स। ठीक है, फिर अवेयरनेस एडवोकेसी की वजह से भी इंक्रीज लीगल अवेयरनेस हो गई है, लोगों को अपनी राइट्स के बारे में पता है एंड पीपल आर गोइंग टू रेज द इशू। ठीक है, हर चीज़ में पीआईएल लगा देते हैं। एनजीओज वगैरह भी आ गए हैं जो एडवोकेसी का काम, मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हैज़ दिस लेड टू द, हमारी जुडिशरी को सबसे ज़्यादा बड़ा बना दिया, यही पूछा है ना? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। हाँ, जुडिशियल रिव्यू की वजह से हुआ है, बिकॉज़ इन स्पेसिफिक केसेस में हमने देखा है जहाँ कोर्ट ओवर एंड अबव गई एंड इट केम टू प्रोटेक्ट अवर राइट्स एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। जैसे आर्टिकल 21 एक्सपैंड किया, एमसी मेहता में उसने एनवायरनमेंट राइट रिकॉग्नाइज करी। अभी रंजीत सिंह जजमेंट में आर्टिकल 21 राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस हो, राइट टू एजुकेशन हो। ठीक है, तो फिर या फिर हमारी लिबर्टी हो, एग्जाम्पल सेडिशन केसेस हो गया, इन सब चीज़ों को वो ओवरसी कर रही है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन को जो बोला गया है लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज़ हेल्पिंग सोशल डॉक्यूमेंट, उसको इवॉल्व करवा रही है बेस्ड अपॉन द नीड्स ऑफ आवर टाइम्स। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके बेसिस पर वाया इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वुमेन को राइट्स दिलवाई, चाहे वो सबरीमाला हो, चाहे हाजी अली दरगाह हो, तो वुमेन को राइट्स दिलवा रही है। ऑलराइट, तो ये हो गया। फिर लिमिटेशंस क्या होगी? कि लिमिटेशंस वही होगी, चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच का केस, जैसे हाईवे लिकर बैन जजमेंट थी, या 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स बैन किए, फायर क्रैकर्स बैन करे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके पास उसकी डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट फिर भी वो वहाँ पर जाकर इंटरवीन कर रहे हैं, दैट इज़ लीडिंग टू जुडिशियल ओवररीच। एंड इन फैक्ट इसकी वजह से क्या हो गया, इट इज़ इवन सेड दैट कि ये पार्लियामेंट का थर्ड चैम्बर बनता जा रहा है। अभी तो बायकैमरलिज्म है, अब ये थर्ड जुडिशरी बनता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है, और जुडिशरी को लक्ष्मण रेखा, एज इट इज़ बीइंग सेड टाइम एंड अगेन,
वो नहीं लांघनी चाहिए। तो कॉशियस ओवररीच नहीं होना चाहिए। एक्टिविज्म इज गुड एज अ मेडिसिन बट नॉट एज अ डेली ब्रेड। बाकी ठीक है, हमारी राइट्स वाइट्स बचाओ, सब कुछ करो, बट एट द सेम टाइम ओवररीच ना हो, उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। ठीक है? ऐसे इसका अच्छा आंसर बनाया जा सकता था, लिखा जा सकता था। आई थिंक ये सभी का अच्छा हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आता है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट एंड कंपेयर द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब देखो ये हर साल इस टॉपिक पर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, कंपैरिजन वाला। इस बार यूएसए का एक्सपेक्टेड था, बट हमारा यूएसए का एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से रिलेटेड पूछेगा कि वहाँ इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट फॉर्म में क्या फ़र्क है? बट उसने पूछा विद रिस्पेक्ट टू सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट। ठीक है? तो क्या है डिफरेंस? हमारा आइडिया है सर्वधर्म संभव, प्रिंसिपल, डिस्टेंस, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो आर्टिकल 25 टू 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोफेस सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? फिर पर्सनल लॉज़ हैं, हर रिलीजन के अपने-अपने, जहाँ स्टेट इंटरवीन यूजुअली नहीं करती, बट कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकती है। जैसे ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए हम एक्ट लेकर आए। ठीक है? फिर रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलती है, अपनी प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन सब कुछ कर सकते हैं। स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं है, इट इज़ नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो विद इन द रिलीजन्स और रिलीजन के अंदर भी विद इन द रिलीजन जाकर एम्पावरमेंट कर सकती है। ठीक है? जैसे हज सब्सिडीज़ लेकर आई, फिर करतारपुर कॉरिडोर, जियो पारसी स्कीम लेकर आए। ठीक है? कुंभ मेला लगवाया, वो करवाया स्टार्ट, हर साल करवाते हैं। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर दिखाता है कि हमारा इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो वहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट एस्टैब्लिशेस द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है इन केस ऑफ यूएसए। हमारे में क्या है? न्यूट्रलिटी, इक्वल रिस्पेक्ट, बट उसके केस में प्रोहिबिटेड है कोई भी रिलीजन को फेवर करना, एंडोर्स करना। इंडिया allows communities to follow their personal laws. यूएस does not have a system of personal laws based upon religion. फिर पब्लिक लाइफ में वी आर जनरली टॉलरेटेड, हर किसी की वी हैव टॉलरेशन, हम उनके रिलीजियस सिंबल्स की रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। ऑन द अदर हैंड यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है चर्च और स्टेट के बीच में, और बहुत ही लिमिटेड रहता है। फिर एकोमोडेशन फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट वहाँ यूजुअली प्रोहिबिटेड है। सोसाइटी में एज अ रिजल्ट क्या है? हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस है, बट उधर क्या है? इट कुड लीड टू प्रोटेस्ट एंड राइट्स, ज़ीनोफोबिया भी हो सकता है। जैसे एक बार उसने पहले भी जीएस 1 में पूछा था कि हमारे सेक्युलरिज्म से व्हाट कैन फ्रांस या वेस्ट लर्न फ्रॉम इंडियाज़ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, और जीएस 1 में ऑलरेडी पूछ चुका है ऐसा। ठीक है? क्योंकि वहाँ पर चार्ली हेब्डो किलिंग्स हुई थी, हिजाब बैन कर देते थे। तो उस सब चीज़ों की वजह से देयर वर प्रोटेस्ट, देयर वर किलिंग्स, इसीलिए उसने पूछा था कि इंडिया से वो क्या सीख सकते हैं। ठीक है? सो आवर मॉडल कोएग्जिस्टेंस है, क्योंकि हमारी मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी में इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ऑलराइट? तो ऐसा कर कर हम आंसर लिखकर बता सकते थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नेंस। दिस वाज अगेन डायरेक्ट, सबसे सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यही है पूरे पेपर में। ऑलराइट? अब इसमें तुम्हें सेकंड एआरसी वगैरह लिखकर आनी चाहिए थी। गवर्नेंस के आंसर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट सेकंड एआरसी। तो ज़रूर लिखकर आनी चाहिए इन ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे आंसर्स में सेकंड एआरसी को कोट करना चाहिए। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? बताओ। It has been a landmark initiative ensuring administration, but potential पे नहीं पहुंचा है। Identify the factors and suggest measures। कितना बढ़िया आंसर है, सिंपल।
ये दिए थे मैंने 1 पेजर नोट्स सिटीजन चार्टर के। यही पूरा तुम्हारा आंसर है, यही उसकी डिमांड है, यही तुम्हारा आंसर है। और ये डायग्राम भी दिया था, ये भी बन जाएगा। पहले क्या बताना है हमें? इट हैज़ बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसकी पोटेंशियल फुल रीच नहीं हुई। तो हम बता देंगे डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, कमिटमेंट ऑफ पब्लिक बॉडी, स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, टाइम फ्रेम, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आती है, सिग्निफिकेंस थियरी। फिर क्या पूछा उसने? फैक्टर्स हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉमिस, मतलब चैलेंजेस क्या हैं? ये रहे। अवेयरनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज, नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, पब्लिसिटी नहीं है, वेग एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स रहते हैं, लैक ऑफ कंसल्टेशन, लैक ऑफ रिव्यू एंड अपडेट। ये सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। फिर कैसे इसको सॉल्व करना है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड ARC, वाइडर कंसल्टेशंस, मोर डायनामिक थ्रू सेवोत्तम मॉडल। ये रहा सेवोत्तम मॉडल, ये बना देना था इसमें। ठीक है, फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? Citizen Charter is not just a choice, along with other transparency and accountability measures, it is a democratic necessity। ऐसे करके एक बहुत ही बढ़िया सही सी हमारी कंक्लूजन भी बन जाती है इस पर। समझ गए? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोशल जस्टिस का। क्या क्वेश्चन पूछा है? इन अ डोमेन लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम in India, Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे आ गया। स्टेट हमारा कुछ सपोर्ट कर नहीं पा रही, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बंदा सब जाना जाना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, स्पेसिफिकली फॉर टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी तो डिस्पेंसरी क्लिनिक वगैरह हैं, बट टर्शरी हेल्थ केयर के लिए हमें प्राइवेट की तरफ जाना पड़ रहा है, जिससे मार्केटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन हो गई है। हमने कोविड के केस में भी देखा था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वैक्सीन है नहीं और प्राइवेट वाले में धड़ल्ले से वैक्सीन मिल रही है, हज़ार हज़ार 2,000 रुपए की। तो ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? और इसे कैसे रोकना है? ठीक है, छोटी चीज़, छोटी डिजीज़ है, तुम्हें कुछ भी है, वहाँ जाओगे, एक दिन में एडमिट भी हुए, 1 लाख रुपए का वो बिल बना देगा। तो जो मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हो गया है, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये उसने क्वेश्चन पूछा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है उसने। सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू व्हिच द स्टेट कैन एनहांस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट ग्रासरूट लेवल्स। ठीक है? सो क्या क्वेश्चन पूछा, बता दिया। अब क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? मार्केट ड्रिवन प्रैक्टिसेस हो गई, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन, वो स्पेशल पैकेजेस बना रहे हैं। प्रेगनेंसी पैकेज बना दिया, हेल्थ चेकअप का पैकेज बना दिया, तुम पूरा दिन जा रहे हो, सारे तुम्हारे हेल्थ टेस्ट कर दे रहे हैं और तुम्हें लंच करवा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ वहीं पे करवा रहे हैं। ठीक है? तो अब वो हॉस्पिटल कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा बनते जा रहे हैं। ऑलराइट? तो ये हो रहा है, इट लीड्स टू इनइक्विटेबल एक्सेस स्पेशली फॉर द पुअर। ठीक है? और मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स को उधर ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट सेक्टर में ही जाएँगे। ठीक है? तो यही हो रहा है, इनइक्विटेबल एक्सेस होती जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी है और अपना पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है। इसमें डेटा-वेटा लिख सकते थे कि हमारी स्पेंडिंग अभी भी 1.2 1.8% ऑफ जीडीपी है, गवर्नमेंट का तो ना के बराबर ही रहता है। अब मेजर्स टू एनहांस प्राइमरी हेल्थ केयर बनाओ, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाओ, उनको अपग्रेड करो, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, 2.5% ऑफ जीडीपी पर लेकर जाओ। कब से रिकमेंडेशन की हुई है बट आज तक ये कर ही नहीं पा रहे। फिर पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करवाओ, जैसे उसमें था ना, इंश्योरेंस दे देते थे 5 लाख तक का। फिर टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, इस पे फोकस किया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्हें ज़्यादा बढ़ाओ। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अल्टीमेटली हमारा पर्पस है हेल्थ केयर, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ,
एसडीजी कौन सा हो गया हेल्थ का? 3। ठीक है, उसको अचीव करना और एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्दी पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इंक्लूसिव हेल्थ केयर रहे, स्पेसिफिकली ग्रास रूट लेवल्स पे। ऑलराइट, तो इश्यूज क्या है हमारे? अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, अवेलेबिलिटी भी। ठीक है, अब इसी को ही हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट इज as much about multifarious interactions of ensuring transparency and accountability। क्वेश्चन देखो कितना सही क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन। ई गवर्नेंस का ये मतलब नहीं है कि मैंने एक कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाकर सब कुछ डाल दिया और वो ई गवर्नेंस हो गई। दिस इज नॉट ई गवर्नेंस। इट इज अबाउट मल्टीफेरियस इंटरैक्शंस, जहाँ पर सिटीजन इंटरैक्ट कर रहा है गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ। वो होगी ई गवर्नेंस। किसकी हेल्प से कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तुमने ऐप पर फोटो खींची और एमसीडी को कंप्लेंट कर दी कि सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं, नाली ओवरफ्लो हो रही है। तुम्हें अपनी कंप्लेंट ट्रैक हो रही है, तुम्हें दिख रहा है उस पे क्या एक्शन लिया, किसको ऑफिसर को असाइन हुई। ठीक है, ये सब चीजें तुम ऐप के थ्रू मॉनिटर कर पा रहे हो। अगले दिन आया, गड्ढा भरा, नाली ठीक करी उसने। दिस इज ई गवर्नेंस। ये नहीं कि बस तुमने ऐप बना दी, एक ऐप पर तुमने कंप्लेंट कर दी, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ तुम्हें पता ही नहीं। तो तुम्हारा इंटरैक्शन साथ में जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंस किसके ऊपर बेस्ड है? पार्टिसिपेशन के ऊपर। ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन के ऊपर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। अब इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल मान लो तुम्हें नहीं भी पता, तो क्या करोगे? इंटरैक्टिव, यही चीज़ बोली है उसने, इंटरैक्शंस की ज़रूरत है हमें। ये नहीं है कि ऐप बनाकर, वेबसाइट बनाकर छोड़ दिया, 4 मंत्रियों की फ़ोटो लगा दी और ये तुम्हारी ई गवर्नेंस हो गई। दिस इज़ नॉट ई गवर्नेंस। सिटीज़न पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो उससे इंटरैक्ट करें, प्रोग्रेस देखें उसकी। कंप्लेंट रजिस्टर कर पा रहे हैं, उसके बाद प्रोग्रेस देखें, वहाँ उन्हें रिस्पॉन्स मिले। जैसे लाइव चैट के थ्रू मिलता है ना, ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब पर, वैसे ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में रहे। दिस इज ई गवर्नेंस। ठीक है, तो वही इसमें हमें बताना है। सो ई गवर्नेंस रिप्रेजेंट मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, इट एम्फसाइजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें तुम सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट कोट कर देनी चाहिए थी। इट इज अ मूव टूवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मॉरल, काउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इंटरैक्टिव मॉडल चाह रहा है एक टू वे कम्युनिकेशन की तरफ बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ऐसे में ऐसे ना डायग्राम बना दिया करो, इधर गवर्नमेंट दिखा दो, इधर सिटीजन्स दिखा दो। तो यहाँ से वो सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्लेंट वम्प्लेंट जा रही है, उसका रेजोल्यूशन हो रहा है। बहुत सही है। ऐसे वहाँ पर ऑन द स्पॉट डायग्राम बना दिया करो, मज़ा आ जाता है ऐसा डायग्राम देख के। 15 मार्क्स का है, तो वहाँ पर स्कोप था डायग्राम का। रोल ऑफ इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रियल टाइम फीडबैक रहेगा। जैसे माई गॉव में देखा तुमने, फिर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर पोर्टल बने होते हैं, वहाँ पर देखा। ऑलराइट, फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जैसे यूपी में लोकवानी प्रोजेक्ट, अब यहाँ एग्जाम्पल्स देने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा? सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू सर्वेस, पोल्स एंड फोरम्स। वो बताएंगे कि हमारा बजट किस पर स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे दिल्ली के केस में था, उसने बोला कि हम एक्ट बना रहे हैं, तुम बताओ कि बजट बना रहे हैं, किस पे कितना खर्च करना है, तुम जाकर उधर वोटिंग करो, या फ़ोन नंबर दे रहे हैं, हेल्पलाइन दे रहे हैं, उस पे फ़ोन करो और बताओ। फिर एनहांस एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जैसे चैटबॉट्स, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, 24/7 असिस्टेंस। ऑलराइट, फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड फीडबैक की ज़रूरत है। अब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सो वही बता दिया। फिर इट इज़ बियॉन्ड
टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से लिमिट नहीं है, इट एम्पावरिंग सिटीजन्स, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ वो आकर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, डिस्कशंस कर पा रहे हैं, अपने ग्रीवियंसेस रेज़ कर पा रहे हैं, फीडबैक दे पा रहे हैं। इसी से हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस, सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस मिलेगी एंड इट विल इंश्योर दैट गवर्नेंस रिमेन्स ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीज़न सेंट्रिक। ठीक है? तो यही इस क्वेश्चन की एसेंस है। इस पे बढ़िया आंसर लिख देना था और एक डायग्राम ज़रूर बना देना था इसमें। ठीक है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेररिज्म, आईआर का आ गया। टेररिज्म हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, स्टेटमेंट दे दी उसने। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूएनएससी की सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमिटी और उसकी एसोसिएटेड बॉडीज इन एड्रेसिंग द मिटिगेटिंग दिस थ्रेट एट इंटरनेशनल लेवल। अब उसकी जो एसोसिएटेड बॉडीज हैं, वो तो पहली बात पता ही नहीं होंगी और ना हमें वहाँ डिटेल में लिखने की ज़रूरत है। हम नहीं पता तो ओवरऑल यूएनसीटीसी की रेफरेंस में तुम लिख सकते थे। ठीक है? अब ये क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा चैलेंजेस, क्योंकि वहाँ हमें 3 पेज भरने हैं। तो हम पहले क्या बता सकते हैं, टेररिज्म ये स्टेटमेंट लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर बता देंगे व्हाई टेररिज्म ग्लोबल पीस एंड थ्रेट है। फिर यूएनसीटीसी ने क्या-क्या किया, उसके कुछ पॉइंट्स बता देंगे। फिर बता देंगे कि अभी भी चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, कंक्लूजन क्या आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा। ठीक है? तो उसने इतना पूछा है डायरेक्टली। अब ये सारा पार्ट है इम्प्लिसिट, जो नहीं पूछा बट हमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक 15 मार्कर है, 3 पेज का हमें आंसर लिखना है। इतने में ही अगर हम रुक गए तो डेढ़ पेज भी नहीं बनेगा, ना एग्ज़ामिनर मार्क्स देगा। तो जो इम्प्लिसिट पार्ट है वो है उसके चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशंस और फिर कंक्लूजन। ऑलराइट? तो टेररिज्म क्या होता है? बता देंगे। मेजर थ्रेट है, एग्ज़ाम्पल दे दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस जैसे आईएसआईएस हो गए, फिर साइबर टेररिज्म आ रहा है, न्यू फॉर्म्स आ रहे हैं, दैट इज़ पोजिंग अ ग्लोबल थ्रेट, लोन वुल्फ टेररिज्म आ रहा है, ठीक है? फिर इसीलिए ही 2009-11 के बाद एक सीटीसी बनाई यूएनएससी ने। अब उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसकी और उसके बाकी सारे एसोसिएटेड बॉडीज़ की। यही पूछा, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, मतलब वो कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इवैल्यूएट, तो दोनों साइड बताओ। तो क्या किया? क्या करेगा वो? सीटीसी बनाई, उसका पर्पस क्या होगा? फंडिंग रोकना, उनके एसेट्स फ्रीज़ करना और डिनाइंग द सेफ हेवन्स, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती हैं, उन्हें रोकना। ठीक है? तो ये रेज़ोल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये रेज़ोल्यूशन का नंबर पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं है, बट अगर ये फीचर्स भी लिखे तो वहाँ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो एक ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क बना दिया, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जहाँ सब कोलैबोरेट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे एक-दूसरे की। फिर मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे हेल्प किया इन द केस ऑफ अफ़गानिस्तान, माली, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी, लीगल सिस्टम्स इम्प्रूव करने के लिए। अब उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? उसकी रेज़ोल्यूशन को किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया फुली, ओनली 40% ऑफ मेंबर स्टेट्स हैव फुली इम्प्लीमेंटेड। फिर जो सैंक्शंस लगाए, उसके बाद वेस्ट का रोल उसमें, इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज़ यूएस की बॉडी, यूएस ओरिएंटेड, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग, रिलाइंग ऑन वॉलंटरी कंप्लायंस। फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म आ रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक्स, साइबर टेररिज्म, उन सब चीज़ों को ये कैटर नहीं कर पा रही। फिर चाइना एंड रशिया या बाकी कंट्रीज़ भी, स्पेसिफिकली चाइना, वो वीटो कर देती है जब भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म की बात होती है। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बिटवीन द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, तो वो इम्प्लीमेंट करना बन जाता है मुश्किल, बिकॉज़ ऑफ वही ग्रेट पावर राइवलरीज़ की वजह से। अब उसे एड्रेस कैसे करना है? चेंजेस लेकर आओ, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग सिस्टम्स लाओ, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज़ बनाओ और जो इंडिया ने बोला था सीसीआईटी लेकर आओ, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। सो ग्लोबल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल विल एंड ग्रेटर कोहेजन चाहिए टेररिज्म जैसे ग्लोबल थ्रेट को टैकल करने के लिए। ठीक है? सो ऐसा कर कर बता देना था। यहाँ सॉल्यूशन में ये बहुत अच्छा बन सकता था अगर तुम इंडिया का सीसीआईटी लिखाते तो। ठीक है? अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे।
दिस इज अगेन आईआर का, उसने पूछ लिया इंडिया मालदीव्स पर। और ओके, तो जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और मालदीव्स with a specific focus on global trade and energy flows। चाइना पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना खाली, ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज पर भी फोकस करना है। फर्दर ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमिड्स इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करना है कि हमारी रिलेशनशिप मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो बता दो, हमारे स्ट्रॉन्ग कल्चरल एथनिक लिंग्विस्टिक टाइज हैं, हमने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया, उसमें हमने उसकी प्रोटेक्शन भी करी बाद में जब कू होने वाला था। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंटी पायरेसी, नेवल ऑपरेशंस, चाइना चैलेंज, हमारी सागर डॉक्ट्रीन है, उसके लिए इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ओरल्स हैं उसके, तो दे लाई नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स। यही पूछा ना उसने विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो, तो बता दो की शिपिंग लेन्स हैं उसके पास। ऑलराइट, तो हमारी जो भी मेजॉरिटी ऑफ एक्स फॉरेन ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही आती है। सो इसीलिए इंडियन ओशन में हमें रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो मालदीव एक्ट एज अ टोल गेट फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स। फिर इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग हमारी रीजनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटीज, ये पूछा उसने, यही पूछा था ना, हाउ इट अफेक्ट्स हमारी मैरीटाइम एंड रीजनल स्टेबिलिटी। कैसे अफेक्ट कर रहा है? चाइना फैक्टर आ जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना वहाँ बेस बनाने की सोच रहा था, और हमारे मालदीव्स के साथ टाइज खराब हो गए थे क्योंकि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। ठीक है, फिर वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ जाएगा यहाँ पर चाइना का, वही सारी चीज़ें थी, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी, कॉपरेशन रोक रहा है हमारा, एंड उसके बाद कुछ स्टेप्स बता देंगे कैसे हमारे रिलेशंस रिजुविनेट कर रहे हैं, जैसे सॉफ्ट पावर पे फोकस करो, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर एंगेज करो लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ टू प्रिवेंट द डेट ट्रैप, एंड हमारा फोकस होना चाहिए नेबरहुड फर्स्ट पे, एंड फ्रॉम अ बिग ब्रदर हमें जाना है बेनाइन ब्रदर की तरफ। ठीक है, फिर वही कंक्लूजन में बता देंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल है रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए, हमारा विजन ऑफ सागर के लिए, और इंडियन ओशन में एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ही वी कैन राइट अ वेरी गुड आंसर इसका। ऑलराइट, इफ पॉसिबल आई गेस वहाँ पर मैप भी बना दिया होगा ऐसा। ठीक है, सो दिस वाज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कैसे इसे अप्रोच करना था, कैसे आंसर करने थे। अब नेक्स्ट टाइम के लिए भी पी वाई क्यू बेस्ड एनालिसिस रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर ऐसा ही है, पी वाई क्यू थीम्स पढ़नी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अब इसमें करंट के पीछे भागने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आईआर वाले केसेस में आ सकते हैं करंट से लिंक्ड। ठीक है, एक दो वो एक्ट पूछ लेगा बस, उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड थीम्स हैं, पॉवर्टी, सिटीजन चार्टर, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, वही सारी थीम्स वो चलती रहती हैं, बस उसको वो किसी ना किसी चीज़ से लिंक कर कर थोड़ा एनालिटिकल बना देता है। ऑलराइट, सो इसका सॉल्यूशन यही है, पीवाईक्यूज उठाओ, देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, वहाँ पर देखो, सीखो कि जो आंसर नहीं भी आता उसको कैसे लिखा जाएगा अच्छे वैल्यू एडिशन के साथ, वही चीज़ तुम्हारी प्रैक्टिस से आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।